विधानसभा चुनाव हारने के तीसरे दिन तीसरी बार सीएम बनते ही ममता बनर्जी ने अपना खेला शुरू कर दिया। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ तनातनी के बाद ममता बनर्जी ने पहली फुर्सत में उन सभी अधिकारियों को निपटाया जिन्हें चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने अहम पदों पर तैनात किया था। उन सबको हटाकर ममता बनर्जी ने अपने खास अधिकारियों को कमान दी और उसके बाद केंद्र सरकार से भिड़ंत के मूड में दिखी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए एक बार फिर कहा। केंद्र ने कहा कि राज्य द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजने की सूरत में हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार से समय गंवाए बिना ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने को भी कहा गया है। रिपोर्ट की याद दिलाने के लिए भेजे गए पत्र में गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से कहा कि 3 मई को राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर तत्काल रिपोर्ट तलब की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है। पत्र में कहा गया कि नवीनतम सूचना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं नहीं रुकी हैं और इसका मतलब है कि राज्य सरकार ने इन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। पत्र में कहा गया, इसलिए बिना समय गंवाए इन घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। इसमें कहा गया कि तत्काल विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए। पत्र के मुताबिक यदि राज्य सरकार रिपोर्ट नहीं भेजती है तो इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। आक्रामक चुनाव प्रचार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनाव के बाद हुई हिंसा में कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस समर्थित गुंडों ने उसके कार्यकर्ताओं की हत्या की, महिला सदस्यों पर हमला किया, घरों में तोड़फोड़ की और सदस्यों की दुकानों में लूटपाट एवं कार्यालय में आगजनी की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी के कम से कम 14 कार्यकर्ता मारे गए और 1 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी उनकी भूमिका बताती है। ममता बनर्जी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिन इलाकों में हिंसा और झड़प हो रही है वहां पर बीजेपी चुनाव जीती है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्य सचिवालय नबन्ना में बनर्जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर हिंसा के जो वीडियोस साझा किए जा रहे हैं उनमें से अधिकतर या तो फर्जी हैं या पुराने। उन्होंने कहा, मैंने गौर किया है कि हिंसा और झड़प की घटनाएं इन्हीं इलाकों में हो रही हैं जहां पर बीजेपी चुनाव जीती है। इन इलाकों को काले धब्बे की तरह देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये घटनाएं तब हुई थीं जब कानून व्यवस्था निर्वाचन आयोग के अधीन था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में गत 3 महीनों में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं और सभी वास्तविक नहीं हैं, उनमें अधिकतर फर्जी हैं। बीजेपी पुराने वीडियोस दिखा रही है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ऐसी किसी भी स्थिति से कड़ाई से निपटने। बनर्जी ने कहा कि यदि कोई भी किसी भी घटना में लिप्त पाया गया तो हम उससे कड़ाई से निपटेंगे। हम यहाँ अराजक स्थिति सहन नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केरल में कांग्रेस के पास बहुत कुछ था। हर 5 साल पर सत्ता बदलने की परंपरा थी। लोकसभा चुनावों में छप्पर फाड़ जीत की तस्वीर थी। वायनाड और राहुल गांधी थे, लेकिन राहुल गांधी जाल बिछाते रहे, मछलियां पकड़ते रहे, लेकिन वो काम नहीं कर सके जिसे कांग्रेस सबसे आसान मानकर चल रही थी। कांग्रेस के पास न अच्छी प्लानिंग थी, न जमीनी स्तर पर जुड़ाव। बस पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस अपनी पीठ थपथपाती रही और पिनरई विजयन ने अपना खेल कर दिया। हद तो तब हो गई जब चुनाव प्रचार के अहम पहलू कहे जा रहे सोशल मीडिया को भी मतदान के कुछ दिन पहले ही तैयार करने का सोचा, जबकि वाम दल महीनों पहले से ही इस काम में लगा हुआ था। यह अभी भी नहीं समझ सका है केरल में कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख अनिल एंटनी कर क्या रहे थे। अब हालात कुछ भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पार्टी की तरफ से नेता को कुछ ही घंटों पहले इस काम के आदेश मिले हों। पार्टी का ये फैसला 15वीं केरल विधानसभा के चुनाव की तैयारियों की झलक देता है। पार्टी ने करीब 1 हफ्ते से ज्यादा समय के इंतजार के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की। ये ऐसा था कि दिल्ली में बैठी पार्टी के नेताओं समेत अन्य नेता इस बात को मान रहे थे कि वे कांग्रेस सरकार बनाने के लिए यूडीएफ का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और चुनाव महज एक औपचारिकता है। शायद वे इस थ्योरी पर भी काफी ज्यादा भरोसा कर रहे थे कि हर चुनाव के बाद एक गठबंधन दूसरे की जगह लेता है। 1980 के बाद से ही ऐसा होता चला आ रहा है। इसलिए जब कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची में नए नामों का पार्टी नेताओं ने स्वागत किया और पार्टी के कमजोर संगठनात्मक संरचना को भुला बैठे थे। साथ ही इस बात को भी नजरअंदाज किया गया था कि पार्टी में कुछ जरूरी बदलाव की आवश्यकता है।
सीएम उम्मीदवार के बारे में आखिरी समय तक अनुमान लगाने देने की हाईकमान की योजना थी। वे राज्य के नेताओं को गंवाना नहीं चाहते थे। ऐसे में सावधानियों पर भावुकता भारी पड़ी और ये नेता छोटे छोटे हिस्से बनकर रह गए। किसी एक व्यक्ति में भी खुद को नेता की तरह पेश करने का साहस नहीं था। परिणाम ये हुआ कि एलडीएफ के पास कमान संभालने के लिए सीएम पिनरई विजयन थे, जबकि कांग्रेस के मामले में ये चीज शून्य थी। कोविड के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे राज्य के लोगों के बीच एक परिचित चेहरे को चुनने को लेकर कोई संकोच नहीं था। उन्होंने परेशानियों के ऊपर स्थिरता को चुना। केंद्र स्तर की तरह ही केरल के नेता भी जमीनी हवा से पूरी तरह अनजान थे। मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के बीच तैयार हुआ अविश्वास से निपटने के लिए कोई भी रणनीति नहीं थी। ये दोनों दल यूडीएफ का बड़ा वोट बैंक थे। साफ है कि यूडीएफ को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके मुस्लिम जनाधार का एक बड़ा हिस्सा मालाबार में लेफ्ट की ओर जा रहा था। ऐसा ही कुछ ईसाई समुदाय के साथ मध्य में हो रहा था। इसके अलावा आत्मसंतुष्टि, दूरदर्शिता और नेतृत्व की कमी के बीच केंद्र और राज्य स्तर पर कांग्रेस नेतृत्व अपर्याप्त रहा। बीते निकाय चुनाव में हुए नुकसान के बाद भी उन्होंने मुश्किलों पर ध्यान नहीं दिया और हाईकमान ने भी केरल के वरिष्ठ नेताओं की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला की तरफ से सरकार पर लगाए गए आरोप भी असरदार साबित नहीं हुए। ज्यादातर पिनरई विजयन पर साधे गए निशानों को रमेश जनता तक नहीं ले जा सके। साथ ही केसी वेणुगोपाल की तरफ से की गई कोशिशें भी दिल्ली में असर डाल रही थीं। वेणुगोपाल हाईकमान की जगह पर अपने प्रयास कर रहे थे। अंत में यही है, अगर कांग्रेस को केरल में फिर से सत्ता जमानी है तो उन्हें जमीनी स्तर पर खुद को तैयार करना होगा। साथ ही वर्किंग कमेटी को भी सक्रिय होना होगा। तब तक पार्टी विश्वसनीयता पर उठते सवाल और आर्थिक परेशानी का सामना करती रहेगी। ये परेशानियां कांग्रेस में शामिल हुए नए चेहरों को कमजोर करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव क्या हारी, पूरे बंगाल में आग लग गई। टीएमसी के वर्कर्स पूरे राज्य को हिंसा की आग में झोंक चुके हैं। ये हिंसा इतना भयावह रूप ले चुकी है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कौन पूछे। केंद्रीय मंत्री तक सुरक्षित नहीं लग रहे। लुंगी पहने हुए टीएमसी वर्कर्स ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर बड़ा हमला कर दिया। मुरलीधरन ने अपने ट्विटर पर घटना का वीडियो जारी कर ये जानकारी दी। वी मुरलीधरन ने अपने ट्वीट में लिखा कि टीएमसी गुंडों ने पश्चिमी मिदनापुर में मेरे काफिले पर हमला किया, गाड़ी के शीशे तोड़े और पर्सनल स्टाफ को भी निशाना बनाया। वी मुरलीधरन के काफिले पर लुंगी पहने लोगों ने लगातार डंडे पत्थर बरसाए। ड्राइवर ने इस बीच गाड़ी पीछे की, लेकिन काफिले को चारों ओर से घेरा देख गाड़ी में बैठे सभी लोगों को बचाव के लिए नीचे झुकना पड़ा। वीडियो में गाड़ी के कांच टूटने की आवाज और गाड़ी में पेड़ की मोटी छाल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पूरा मामला वेस्ट मिदनापुर के पंचखुड़ी का है, जहां स्थानीय लोगों ने केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला बोला। जानकारी के अनुसार ये घटना दोपहर 1 बजे के आसपास की है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के ड्राइवर राहुल सिन्हा को घटना में चोट आई है। इसके अलावा काफिले के साथ चल रहे 2 और लोगों के घायल होने की खबर है। मुरलीधरन ने कहा कि जैसे ही वे इलाके में पहुंचे, लोगों के एक समूह ने उनके काफिले पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस वाहन में वे यात्रा कर रहे थे उसकी खिड़कियां तोड़ दी गईं। उसके साथ आई पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और चालक घायल हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस खड़ी सब तमाशा देखती रही। पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की झड़पें हो रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में एक दल इन क्षेत्रों का दौरा कर रहा है। इसके भाग के रूप में मुरलीधरन पश्चिमी मिदनापुर पहुंचे थे। ये पहली दफा नहीं है जब किसी मंत्री या नेता पर इस तरह बंगाल में हमला बोला गया हो। पिछले वर्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। उस समय भी उपद्रवियों ने इसी प्रकार उनके काफिले पर डंडे और पत्थर लेकर अटैक किया था। उसके बाद गृह मंत्रालय ने इसमें कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों के विरुद्ध एक्शन लिया था। चुनावी नतीजों के बाद बंगाल से लगातार आ रही हिंसा की खबरों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर एक्शन में नजर आ रहा है। जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाकर कोलकाता भेजी गई है। मंत्रालय ने इसकी रिपोर्ट तलब की है। ये टीम बंगाल में हिंसा की घटनाओं और ताज़ा परिस्थिति की जांच करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि अगर रिपोर्ट नहीं मिलती है तो इसे काफी गंभीरता से लिया जाएगा। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में जारी सियासी हिंसा पर ममता बनर्जी के गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त कदम उठाया है। होम मिनिस्ट्री ने हिंसा मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी कोलकाता रवाना कर दी है। असल में बंगाल हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य से रिपोर्ट भी तलब की थी, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक ममता बनर्जी ने अब तक रिपोर्ट नहीं भिजवाई है।
होम मिनिस्ट्री ने पहले बंगाल सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी और अब उसने अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम्स राज्य में भेज दी है। 2 मई को चुनावी नतीजों के बाद से टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बदला लेने सड़क पर उतर आए। ममता बनर्जी की नंदीग्राम से हार ने आग में घी का काम किया और पूरे बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हो गया। टीएमसी के लोगों ने अपनी जान बचाकर हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं को पड़ोसी राज्य असम भगा दिया, जहां उन्हें 2 शिविरों में रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 4 सदस्यों वाली टीम बंगाल में हिंसा की घटनाओं और ताज़ा परिस्थितियों की जांच करेगी। इस टीम में सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि अगर होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं मिलती है तो इसे काफी गंभीरता से लिया जाएगा। होम मिनिस्ट्री ने सबसे पहले मतगणना के 1 दिन बाद ही बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र भेजा था। चूंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के एक्सक्लूसिव अधिकार क्षेत्र में है, केंद्र इसमें मामूली हस्तक्षेप ही कर सकता है। केंद्र ज्यादा से ज्यादा एडवाइजरी या टीम भेज सकता है। कुछ राज्यों में केंद्रीय टीम्स के साथ सहयोग नहीं करने का इतिहास भी रहा है। केंद्रीय एजेंसीज के लोगों को परेशान भी किया जाता रहा है। उन्हें एयरपोर्ट पर इंतजार करवाया जाता है, जरूरी सुरक्षा नहीं दी जाती। कुछ ऐसे भी मामले आए थे जब ऐसी टीम्स को एयरपोर्ट से ही लौटना पड़ा। राज्य सरकार से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो केंद्रीय टीम का सहयोग करें और उन्हें जरूरी सूचनाएं मुहैया कराएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग भी हिंसा के इन मामलों पर पहले ही हरकत में आ चुकी है। मानवाधिकार आयोग ने भी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाकर जांच करने के लिए कहा। महिलाओं पर हुए हमलों के मामले में महिला आयोग ने रिपोर्ट तलब की है और ये पहली बार भी नहीं है जब ममता बनर्जी ने राजनीतिक हिंसा के मामले में केंद्र सरकार के निर्देशों को धता बताया हो। दिसंबर 2020 में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, तब होम मिनिस्ट्री ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी कानून व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली समन किया था, लेकिन वो गए ही नहीं। केंद्र की 3 आईपीएस अधिकारियों को इस मामले में लापरवाही के लिए सेंटर डेपुटेशन पर भेजने की सलाह भी ममता सरकार ने नहीं मानी। मतलब साफ है कि इस बार भी ममता बनर्जी केंद्र सरकार की बातें नहीं मानेंगी और अपनी मर्जी चलाएंगी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कोरोना की पहली लहर और केंद्र सरकार की तरफ से लगाए गए लॉकडाउन का विरोध कांग्रेस ने तब खुलकर किया था, लेकिन अब वही कांग्रेस ये काम किसान संगठनों के जरिए करवाना चाह रही है। कांग्रेस के इशारे पर किसान संगठन लॉकडाउन के खिलाफ पंजाब की सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। किसान संगठनों ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 8 मई को किसान संगठन लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने लोगों से भी इसका विरोध करने का आह्वान किया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने आरोप लगाया कि कोरोना संकट को नियंत्रित करने की अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। ये किसानों की आवाज को दबाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि पंजाब के 32 किसान यूनियंस ने 8 मई को पंजाब में लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है, जहां हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और लोगों से अपनी दुकानें खोलने को कहेंगे और लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार किसान नेता दुकानदारों को दुकानें खोलने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए बाध्य करने की कोशिश कर सकते हैं। राजेवाल ने दावा किया कि कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों को पारित कराने के लिए लॉकडाउन लगाने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान ही 3 काले कानून भी बनाए गए थे। लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है, इससे केवल अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। सरकार लॉकडाउन की आड़ में अपनी विफलताओं को छिपा रही है, जैसे कि वे किस तरह से मरीजों को ऑक्सीजन बेड और अन्य चिकित्सा सुविधाएं देने में विफल रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पंजाब में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस कारण संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 15 मई तक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को बढ़ाने का ऐलान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किया था। इस बीच अमृतसर के पास स्थित ब्यास कस्बे से 1000 से अधिक किसानों ने दिल्ली की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। ये सभी अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिलों के विभिन्न गांवों से ब्यास में इकट्ठा हुए थे। किसान संघर्ष समिति के राज्य सचिव गुरबचन सिंह चब्बा ने ये कहा कि वह अन्य किसान नेताओं, बच्चों, महिलाओं और समेत कई किसानों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 15,000 से अधिक किसान प्रदर्शन में शामिल होने के लिए हाल ही में दिल्ली की ओर मार्च कर चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से किसान आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। चब्बा ने कहा कि हम किसानों और खेतीहर मजदूरों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को अपने साथ लेकर जाएंगे विरोध में शामिल होने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि 10 मई से बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे।
ये देखा जा रहा है कि पंजाब में कोविड-19 के कारण कोरोना से राष्ट्रीय मृत्यु दर 1.1 है, जबकि पंजाब में 2.3% है। इसका मुख्य कारण यूके वेरिएंट को माना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक कटाई के मौसम में किसान दिल्ली से बड़ी संख्या में घर को लौटे थे, जिससे संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दावा किया कि पंजाब के ग्रामीण इलाकों में होने वाली मौतों का कारण लोगों का खुद से ही इलाज करना और झिझक है। ज्यादातर कोविड अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीज ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं, जिनके बचने की संभावना कम ही रहती है और स्थिति गंभीर होती जा रही है। Bureau Report, News of India.